लेट्स बिगिन केस स्टडी नंबर 11। ठीक है, तो केस स्टडी डायरेक्ट नहीं पढ़ के हम क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले ही। और कोई अगर लगा हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि केस स्टडी से ही हो पाएगा तो हम केस स्टडी वापस पढ़ लेंगे ऊपर आके। ठीक है, काइंडली गाइड मिस्टर राजन रिगार्डिंग एरिया वेयर ही may need to report the absence of internal audit function in the company in auditor reports। ठीक है, ये जनरली कारो का क्वेश्चन है। अगर किसी ने कारो पढ़ रखा है तो उसको इजी कोई आ जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, कारो का जो पेरा नंबर अपना 14 है वहां पर बता रखा है इसके बारे में। तो कारो का पेरा 14 डायरेक्ट रेफर करेंगे अपन यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको टिक मार देता हूँ। जो अपना क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है, द ऑडिटर रिपोर्ट द सेम अंडर द पेरा 3 ऑफ पेरा 3 क्लोज 14 ऑफ द कारो कंपनी सेक्टर रिपोर्ट 2020। ठीक है, केस स्टडी पढ़ोगे तो केस स्टडी ज्यादा बड़ी नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको समझ में आ जाएगी, इजी गोइंग है। लेकिन ठीक है, अपन इतना भी टाइम वेस्ट क्यों करें, अपना अपना टाइम वैसे काफी क्रूशियल है। ठीक है, तो चलो अब अपन सेकंड पढ़ते हैं। केस सिनेरियो क्या है अपना एमसीक्यू। मिस्टर राजन रिपोर्टेड अंडर क्लोज 3 सब क्लोज है, सब क्लोज 111 ऑफ मास्टर डायरेक्शन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2016 दैट JDDS Deposit Limited is not eligible to hold its certificate of registration under Section 45 IA of RBI Act। ठीक है, 45 IA RBI आई एक्ट के हिसाब से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होल्ड करने के लिए एलिजिबल नहीं है। एज ड्यूरिंग द ईयर द नेट ऑन फंड वन बिलो द मिनिमम रिक्वायर्ड लिमिट। देखो, मिनिमम रिक्वायर्ड लिमिट से नीचे है। मिनिमम रिक्वायर्ड लिमिट जहां तक मुझे याद थी 2 करोड़ की थी। एक बार अपन देखते हैं क्या है इनकी लिमिट्स। ये 350 लाख 350 लाख। ठीक है, लास्ट में कितनी दे रखी है? 3.10 लाख। ठीक है, अपन देख लेंगे क्या लिमिट है। और मैनेजमेंट ऑफ द एनबीएफसी हैड a different opinion that a certificate pertaining to net on fund from the statutory auditor is required with reference to the position of the company at the end of the financial year ended 31st March and not based on each month position। Kindly guide him, Mr. Rajan, with respect to required under the master direction। तो जो सर्टिफिकेट है ना, उसके लिए जो कंपनी की पोजीशन देखते हैं ना, वो 31 मार्च की देखते हैं अपन। तो इसमें अपन देखो, जो अपना ऑप्शन नंबर 1 ही पढ़ते हैं अपन। एवरी एनबीएफसी शेल सबमिट ए सर्टिफिकेट फ्रॉम इट्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर इट इज एलिजिबल टू होल्ड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ द आरबीआई एक्ट। देखो, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। Such a certificate should be with reference to the position of the company throughout the financial year। ठीक है, इसमें थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर दे रखा है। सेकेंड वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं। एंड एवरी एनबीएफसी shall be submit a certificate from its statutory auditor that it is eligible to hold certificate of registration under section 45 IA of RBI Act 1934। आरबीआई एक्ट 1934 का इसमें दे नहीं रखा 1934, कोई बात नहीं। Such a certificate should be with reference to the position of the company as at the end of the financial year ended 31st March। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च एंडेड का ही होता है ये। तो अपना ऑप्शन बी है। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर नहीं होता है। ऑप्शन सी में देख लेते हैं। सच सर्टिफिकेट शुड बी विथ रेफरेंस टू द पोजीशन ऑफ कंपनी थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर। थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर नहीं होता है। सच सर्टिफिकेट शुड बी विथ रेफरेंस टू द पोजीशन ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ईच मंथ भी नहीं होता है। ठीक है, तो अपना आंसर बी बन जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड पे बनता है, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें भी। अपना थर्ड क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। मिस्टर राजन वांट्स टू हाईलाइट द मैटर विद रिस्पेक्ट टू द अब्सेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर फंक्शन इन हिज ऑडिट रिपोर्ट अंडर ईओएम पैरा। वैसा एम्फेसिस ऑफ मैटर को पता है ना, वो जो अपन डीसीडब्ल्यूजी से डिस्कस करते हैं, जो एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और उसके रिगार्डिंग हमारी ओपिनियन मॉडिफाइड भी नहीं हो रही है, पर हमको लगता है कि ये यूजर अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी रिलेवेंट है।
ठीक है, सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो हम इनको क्या है ना कि ईओएम पेरा में डाल देते हैं, इन मैटर्स में एम्फेसाइज कर देते हैं कि भाई वहां जाके आप ये मैटर पढ़ लेना, हमारी नजर में ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कुछ ऐसा समझ लो आप। तो however management was in the view that the audit partner was not rightly by disclosing the said matter in his audit report as it was an internal matter। अच्छा भैया, आपका इंटरनल मैटर है तो आप मतलब ये हम ईओएम पेरा में नहीं दिखा ऐसा। एंड द ऑडिट टीम had not identified any material evidence which could impact the opinion of the auditor। The audit team had not identified any material opinion। ऑडिट टीम को ऐसा कोई मटेरियल एविडेंस नहीं मिला है जो कि अपने ओपिनियन को इम्पेक्ट करे। ठीक है भैया। काइंडली गाइड हिम मिस्टर राजन वेदर प्रपोज रिपोर्टिंग अंडर ईओएम पेरा इन द ऑडिट रिपोर्ट इज करेक्ट। देखो, ईओएम पेरा क्या होता है ये मैंने आपको बताया, पर ये जो रिपोर्टिंग है ये ईओएम पेरा में नहीं होनी है, क्योंकि क्या है ना कि ये इंटरनल मैटर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं दे नहीं रखा होगा, और अपन जो देते हैं वो उसके अंदर होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ईओएम पेरा के बारे में अपन पढ़ लेते हैं क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए, ईओएम पेरा paragraph include in auditor reports refers to a matter appropriately presented and disclosed in financial statement। देखो मैंने आपको बताया ना कि जो चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में appropriately present है और disclosed है, और जिनके बारे में अपन ने टीसीडब्ल्यू से बातें भी कर रखी है, वो हम ईओएम पेरा में बता देते हैं। तो इन सच इम्पोर्टेंस, वापिस से पढ़ते हैं। ईओएम पेरा included the auditor report refers to a matter appropriately presented disclosed in the financial statement that in the auditor judgment is of such importance that it is fundamental to user understanding of the financial statement। वो यूजर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है ऑडिटर की जजमेंट में, तो हम ईओएम पेरा में दिखाते हैं। बिल्कुल सही बात है, hence the ईओएम इज इनकरेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फर्स्ट वाले ऑप्शन में। ये जो लाइन है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और ईओएम पेरा इंक्लूड द ऑडिटर रिपोर्ट रेफर टू द मैटर अदर देन दोस प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज, ये तो पूरा ही गलत है। अदर देन दोस प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज, भाई प्रेजेंट और डिस्क्लोज हो रखी है। तो अब कंसर्न रहता है कि ए और बी में से कौन सा सही है। तो देखो है ना, प्रेजेंट और डिस्क्लोज ये वाली रिपोर्ट गई नहीं होगी कि ये इंटरनल ऑडिट फंक्शंस वहां पर नहीं है, तो ये एडुकेटली डिस्क्लोज नहीं हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो जब डिस्क्लोज ही नहीं हुआ है तो हम कैसे शो कर सकते हैं, तो हम ईओएम पेरा में नहीं दे सकते, तो इसलिए ये इनकरेक्ट है। अब हो सकता है कि आपका दिमाग करेक्ट पे जा रहा हो, लेकिन ये इनकरेक्ट है। थर्ड का आंसर अपना ए है। और इसी के साथ है ना अपने ये सारे केस सिनेरियो कंप्लीट हो जाते हैं, क्वेश्चन नंबर केस सिनेरियो नंबर 11 वाले। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। ये कारों का दे रखा था, रीजन क्या है, एनबीएफसी का दे रखा है। एनबीएफसी का आपको वैसे भी समझ में नहीं आएगा अगर आपने कारो नहीं पढ़ा है अगर सही से, तो क्योंकि कारो का क्लोज 14 है, क्लोज 14 था ना अपना, कहा गया। ठीक है, वहां पे होगा वो फर्स्ट वाले के लिए था, कारो का क्लोज 14, सेकंड वाला था सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए, और थर्ड वाला ईओएम पेरा के लिए है। ठीक है, तो इसी के साथ अपना केस सिनेरियो कंप्लीट होता है।